क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का कुछ इस तरीके से था। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन। एक फैमिली में 4 आदमी हैं। माशा जिसकी स्कॉलरशिप अगर डबल हो जाए तो इसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 5%। ठीक है। इफ़ इंस्टेड मदर से सैलरी इज डबल, अगर मदर की सैलरी डबल हो जाए तो इनकम इंक्रीज हो जाती है 15%। एंड इफ फादर सैलरी इज डबल, इनकम इंक्रीज बाई 25%। बाई वॉट परसेंट फैमिली इनकम इंक्रीज इफ ग्रैंड पास सैलरी इज डबल। तो इसमें कुल मिलाकर के कहा गया है कि फैमिली में 4 मेंबर है और अगर माशा की सैलरी डबल होती है तो इनकम 5% इंक्रीज़ हो जाती है फैमिली की, और अगर फादर की इंक्रीज़ होती है डबल होती है तो फैमिली की इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी 25%, और अगर मदर की सैलरी डबल हो जाएगी तो इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी 15%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड परसेंटेज से होगा। तो देखिए फैमिली में दरअसल 4 मेंबर हैं। माशा जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में MA लिख दिया, मदर जिसको शॉर्ट फॉर्म में MO लिख दिया गया, प्लस फादर हैं F इसको लिख दिया गया, और फिर एक है ग्रैंडपा। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फैमिली की जो इनकम है वो परसेंटेज के बेसिस पे मैं 100% मान के चलता हूँ कि फैमिली की जो इनकम है वो 100% है। तो मैंने मान लिया परसेंटेज के बेसिस पे कि फैमिली में जो इनकम आती है 100% आती है। उस 100% का कुछ पार्ट माशा लाती है, कुछ पार्ट मदर लाती है, कुछ पार्ट उसका फादर लाते हैं, और कुछ पार्ट उसका ग्रैंडपा लाते हैं। ये चारों मेंबर मिल करके इसको फैमिली की इनकम को कंप्लीट करते हैं अप टू 100%। ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि माशा की जो स्कॉलरशिप है डबल हो गई। तो डबल हो जाने का मतलब ये है कि पहले उसकी स्कॉलरशिप इतनी थी, अब उसकी स्कॉलरशिप डबल हो गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ MA हो गया, प्लस मदर एज इट इज़ रहा, मदर में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, फादर में भी अभी कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, ग्रैंडपा में भी अभी कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। ठीक है। तो जब माशा की स्कॉलरशिप डबल हो गई, द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली विल इंक्रीज बाई 5%। तो टोटल इनकम फैमिली की 5% इंक्रीज हो गई। अभी तक फैमिली की इनकम कितनी थी? 100%। अभी तक फैमिली की इनकम 100% थी, लेकिन जैसे ही माशा की स्कॉलरशिप डबल हुई तो फैमिली की इनकम 5% इंक्रीज़ होगी। 5% इंक्रीज़ हो जाने का मतलब है इसमें हम 100 में 5 ऐड करा देंगे, जो कि कितने के इक्वल आ जाएगा? 105 के। ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन तो ये बनी, इक्वेशन नंबर 1, कि अगर माशा की इनकम डबल होती है तो फैमिली की इनकम 105% हो जाएगी। ठीक है। दूसरा उसने कह रखा है इफ़ इंस्टेड मदर से सैलरी इज डबल, अगर मदर की सैलरी डबल हो जाती है तो फैमिली की इनकम 15% हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये माशा है, आप यहाँ से चेक करिए इसको, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो हमने बनाई है परसेंटेज के बेसिस पर। माशा की सैलरी अभी उतनी है, उसकी स्कॉलरशिप डबल नहीं, लेकिन मदर की सैलरी क्या होगी? डबल होगी। 2 टाइम्स ऑफ MO इसको कर दीजिए, प्लस फादर प्लस ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब 2 टाइम्स ऑफ डबल हो गई जब मदर की सैलरी, तो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 15%। तो पहले 100% थी, अब कितने परसेंट इंक्रीज होगी? 15%। तो 100 प्लस 15 इज इक्वल्स टू कितना आया? 115। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, उसमें लिखा है एंड इफ द फादर से सैलरी इज डबल, अगर फादर की सैलरी डबल हो जाती है तो इनकम कितने परसेंट इंक्रीज होगी? 25% इंक्रीज होगी। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, फादर की सैलरी डबल होगी अब, तो माशा की सैलरी, माशा की स्कॉलरशिप भी उतनी है और मदर की सैलरी भी अभी उतनी ही है, डबल नहीं, लेकिन फादर की डबल हो गई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ F प्लस का G। कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ? तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 25%। तो 100 प्लस का 25 दैट इज़ 125। तो हमारे पास ये आ गई तीसरी इक्वेशन। तो इस तरीके से करके हमने 3 इक्वेशन बना लेनी थी परसेंटेज के बेसिस पर। एक, जब माशा की सैलरी डबल होगी तब परसेंटेज इतनी होगी, मदर की सैलरी डबल होगी तो परसेंटेज इतनी होगी, और फादर की सैलरी अगर डबल हो जाएगी तो परसेंटेज इतनी हो जाएगी। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि ग्रैंड पास की सैलरी अगर डबल हो जाती है तो परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो ग्रैंड पास की सैलरी डबल हो जाने पर फैमिली की इनकम कितने % इंक्रीजमेंट होगा, ये पूछा हुआ है। तो वहाँ तक जाने से पहले हम इन पर्टिकुलर जो इसमें पर्सन है उनकी सैलरी निकाल लेते हैं कि कितनी है या फिर कितने % उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है। इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये निकाल लेंगे कि फैमिली में कितने % कौन कमा करके ला रहा है, किसका कितना % योगदान है इनकम लाने में, ठीक है। तो पहले मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। इसको मैं इक्वेशन ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन 2, जो ये मेरी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन ए। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन ए माइनस कराना है। व्हाट इज इक्वेशन 1? 105 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मा प्लस मो प्लस एफ प्लस जी। ये तो है हमारी इक्वेशन ए, इक्वेशन 1। फिर है हमारी इक्वेशन ए, ये हमारी इक्वेशन ए 100 इज इक्वल्स टू मा प्लस मो प्लस एफ प्लस जी। अब मैं इनको माइनस कराऊंगा। जब मैं माइनस कराऊंगा तो 105 माइनस 100 दैट इज़ 5। 2 टाइम्स ऑफ मा माइनस मा, 2 टाइम्स ऑफ ए से इस तरीके से समझिए, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए सॉल्व होकर के ए आएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ मा माइनस मा कितना आएगा? सिर्फ मा आएगा। मो माइनस मो कैंसिल हो जाएगा, एफ माइनस एफ भी कैंसिल हो जाएगा, जी माइनस जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया 5%। यानी कि मासा का फैमिली की इनकम में कितना % योगदान है? 5%। फैमिली की जो भी इनकम आती है उसमें 5% कमा करके कौन लाती है? मासा। यहाँ से हमने ये निकाला। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस का इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर 2 में से आप अगर इक्वेशन नंबर ए माइनस करेंगे तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, यह आपकी इक्वेशन 2 और यह आपकी इक्वेशन है। जब आप इसको इसमें से माइनस कराएंगे तो देखिए ज़रा क्या आएगा। 115 इज इक्वल्स टू मा प्लस 2 टाइम्स ऑफ मो प्लस एफ प्लस जी। फिर क्या होगा? ए माइनस होगा 100 इज इक्वल्स टू एम ए प्लस मो प्लस एफ प्लस जी। इसको भी आप माइनस कराएंगे तो 100 माइनस का 15 दैट इज 15। माँ से माँ कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ मो माइनस मो दैट इज मो। फिर यहाँ एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ माइनस का एफ 0, 0 माइनस जी माइनस का जी 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया? सिर्फ मो। यानी कि मो का कितना % योगदान है फैमिली की इनकम में? मदर 15% इनकम लाती है फैमिली की, मासा 5% इनकम लाती है फैमिली की। ऐसे ही हम सिमिलरली किसका निकाल लेंगे? फादर का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो फादर का निकालने के लिए मैं सिर्फ कर देता हूँ, इनका कोई यूज़ नहीं है इक्वेशन का। फादर का निकालने के लिए हम करेंगे इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन है। जब आप इक्वेशन 3 में से, ये है हमारी इक्वेशन 3, इसमें से इक्वेशन ए माइनस करेंगे, इसे यहीं लिख देते हैं। चलिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन ए, यह है आपकी इक्वेशन 3। ये पूरी इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन है। जब आप इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो 125 माइनस 100 दैट इज 25% इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एम ए 0, एम ओ माइनस एम ओ 0, 2 टाइम्स ऑफ एफ माइनस एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ और जी माइनस जी 0। तो एफ का कितना आया? 25%। तो एफ कितना लाया? 25%। कुल मिलाकर के हमने निकाला क्या है इसमें? हमने इसमें निकाला है कि फैमिली में कौन कितना % अपना योगदान कर रहा है पैसा लाने में या सैलरी लाने में, जो भी है। तो एम ए कितना है? 5%, एम ओ कितना है? 15% और एफ कितना है? 25%, ठीक है। लेकिन फैमिली में टोटल इनकम आती कितनी है? 100%। फैमिली में टोटल इनकम 100% आती है। उस 100% में से माशा कितनी लाती है? माशा लाती है 5% प्लस मदर कितनी लाती है? मदर लाती है 15% प्लस फादर कितनी इनकम लाते हैं जो हमने सॉल्व करके निकाला 25% प्लस ग्रैंड पेरेंट्स का भी हमें पता नहीं, ग्रैंड पा का भी हमें पता नहीं कि वो कितनी सैलरी लाते हैं, ठीक है। तो इसी को निकालना है। ये है 100% इनकम
फैमिली की, जिसमें से माशा लाती है 5%, मदर लाती है 15%, फादर लाते हैं 25%, ग्रैंडपा का भी हमें निकालना है कि कितने परसेंट लाते हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे 15 + 5 20, 20 + 25 45 हो जाएगा। 100% इज इक्वल्स टू 45% प्लस ग्रैंडपा। ठीक है, तो 100% इज इक्वल्स टू 45% प्लस ग्रैंडपा। अब हमें यहाँ से ग्रैंडपा की सैलरी निकालेंगे कितनी है। तो यहाँ से क्या होगा, 100 - 45 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ग्रैंडपा। 100 - 45 इज इक्वल्स टू 55%। तो ग्रैंडपा का फैमिली में कितना परसेंट योगदान है इनकम लाने, 55%। ठीक है, तो ग्रैंडपा अपने लिए इनकम कितने लेकर के आता है, 55%। अब क्या है कि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फैमिली में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा अगर ग्रैंडपा की सैलरी डबल हो जाती है। तो ग्रैंडपा की सैलरी डबल हो जाने का मतलब ये है कि फैमिली में आप देखिए कि 100% है, उस 100% में से 5% माशा लेकर के आती है, प्लस 15% मदर लेकर के आती है, प्लस 25% फादर लेकर के आते हैं, प्लस 55% ग्रैंडपा लेकर के आते हैं। तो डबल हो जाने का मतलब ये है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया जाए या फिर ये करा दिया जाए 55 का डबल हो जाने का मतलब ये है कि 55 × 2, 2 5 = 10, 2 5 = 10, 11। या फिर ये कह सकते हैं कि 55 में एक बार और 55 ऐड करा दिया जाए। 55 में एक बार और अगर 55 ऐड करा दिया जाए तब भी तो डबल हो रहा है। तो ग्रैंडपा की अगर सैलरी डबल हो रही है 55%, तो इधर भी हमें 55 ऐड कराना पड़ेगा। डबल कराया ना हमने, ग्रैंडपा की जो सैलरी थी उसको डबल कराया परसेंटेज के बेसिस पे। तो 55% थी पहले इनकम, अब डबल हो गया, यानी कि फिर से 55 जुड़ गया। तो हमने दोनों साइड 55 जोड़ दिया, LHS पे भी और RHS पे भी। जब हम दोनों साइड 55 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 155। तो फैमिली की इंक्रीमेंट तब इतनी हो जाएगी, ये हमारा आंसर था। 155% इतनी हो जाएगी। कितने परसेंट बढ़ेगी, टोटल तो इतना हो जाएगा, टोटल सैलरी 155% इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें, टोटल इंक्रीमेंट 55 + 100। ठीक है, तो उसमें पूछा यह गया था कि टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, पहले 100 थी तो अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 55% का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्योंकि ग्रैंडपा की सैलरी अगर डबल होगी तो 55 बढ़ेगी, 55 बढ़ेगी तो टोटल जो सैलरी होगी या टोटल जो परसेंटेज में वैल्यू होगी वो भी 55% इंक्रीमेंट, वही 55% इंक्रीज होगी। तो हमारा आंसर क्या आना था, 55% आना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था और परसेंटेज के बेसिस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होना था। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से गिवन था, ट्राइंगल ABC हैज़ इन सर्कल। ट्राइंगल ABC है, यह ट्राइंगल ABC, इसके अंदर जो सर्कल गिवन है यह इन सर्कल है, जिसमें एंगल FAG 20 डिग्री है, एंगल FAG ये वाला एंगल है 20 डिग्री। दूसरा एंगल है एंगल FCG 30 डिग्री, एंगल F ये वाला एंगल FC और G वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसने पूछ रखा है फाइंड ऑल द एंगल्स, सो सारे एंगल बताने। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है और गिवन ये है कि जो ट्राइंगल ABC है उसके अंदर जो सर्कल है वो इन सर्कल है। अब इन सर्कल जो होता है वो जब किसी फिगर के अंदर बनाया जाएगा, मान लीजिए इन सर्कल ट्राइंगल के अंदर जब बनाया जाएगा तो ये सिर्फ तभी बनता है जब एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पर इसके बाइसेक्ट करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ये ट्राइंगल है और आपको अगर इसके अंदर सर्कल बनाना है जो इसके तीनों साइड को टच करें, तो इसके लिए आपको एंगुलर बाइसेक्टर पहले बनाने पड़ेंगे। इस ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के एंगुलर बाइसेक्टर आप बनाएंगे हर एक एंगल का। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है जो उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे और जहाँ पर ये पॉइंट इसका टच करेगा वहीं पर आपका सेंटर आता है और वहीं से आपको इसे घुमा करके ऐसे सर्कल बनाना होता है।
तो ये जो लाइन आपने बनाई है ये बेसिकली एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये सर्कल जो एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन सर्कल से जो लाइन बनेगी ट्राइंगल के लिए उसके सेंटर से, इन सर्कल में जो सर्कल के सेंटर से लाइन जाती है किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स के लिए, वो उसके एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कराती है। तो ये 20 डिग्री है और ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सारे एंगल निकालने थे। ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल ABC कुछ ऐसा है। पहले वाला एंगल 40 डिग्री आया, तीसरे वाला एंगल 60 डिग्री आया, तो थर्ड एंगल आप निकाल लेंगे क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। दो एंगल आपको पता है, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री 100 डिग्री, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पर आपको लिखना था एंगल B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है, और एंगल A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। पूरे एंगल आपके 80 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री के आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही निकलना था। अब इसके बाद इसने कुछ लाइन की लेंथ वगैरह गिवन कर रखी है। AC इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 10 और BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। AC ये वाली लेंथ है पूरी, AC ये वाली लाइन जो है कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। दूसरी लाइन है BC ये वाली पूरी लाइन है, ये कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 8 सेंटीमीटर गिवन है। और फिर है AB कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। हमें BE और BD की लेंथ पूछ रखी है। तो BE हमारी ये वाली लाइन है और BD हमारी ये वाली लाइन है, तो इसकी लेंथ पूछ रखी है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट पर, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है और इस पर जो टेंजेंट बनेगी, ये दो अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट पर जा रहे हैं तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। सर्कल के बाहर बनने वाले किसी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये सर्कल है और इसी तरीके से ये दो इसकी टेंजेंट हो जाएगी। DC किसके इक्वल हो जाएगा, GC के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही सेम इसी तरीके से ये वाली टेंजेंट AG के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं इसको y मानता हूँ तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, y। सेम इसी तरीके से EB और BD, क्योंकि कॉमन पॉइंट है B और टेंजेंट जा रही है E to B और D to B, तो ये वाली दो टेंजेंट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। इसको Z मान लेता हूँ, इसको भी क्या मान लेता हूँ, Z मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसे मैं एक बार अलग से बना लेता हूँ। BE AC D और G, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ Z है ये भी, और ये Y है, ये भी X है और ये भी X है। अब जो टोटल लेंथ है A to B वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ कि Z प्लस का Y इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है और मैंने इस 10 सेंटीमीटर को दो पार्ट में बांट दिया। एक है Z, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ Z है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या है, Y है। तो दोनों को अगर मैं ऐड कराऊंगा Z प्लस का Y तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं Y प्लस X कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, A से C तक की टोटल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ऐसे अगर मैं Z और X को ऐड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, Z और X, ये टोटल लेंथ आ जाएगी। और टोटल लेंथ कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर माइनस कराता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, y प्लस का x इज इक्वल्स टू 12 और z प्लस का x इज इक्वल्स टू 8। मैंने इनको माइनस कराया है, ठीक है। तो जब माइनस होगा यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस z आएगा, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या आएगा 12 माइनस का 8, तो y माइनस का z इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4। यह है आपकी इक्वेशन नंबर 4, y माइनस का z इज इक्वल्स टू आया 4, ठीक है। यहाँ से आपने एक और इक्वेशन निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 क्या है मेरी, z प्लस का y इज इक्वल्स टू क्या है 10 और y माइनस का z इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 4। इन दोनों अगर मैं ऐड करा देता हूँ दोनों इक्वेशन को, तो जब ये ऐड होगा z प्लस का y, ये भी ऐड होगा प्लस का y माइनस का z इज इक्वल्स टू 14। कुछ नहीं करा, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको एज इट इज लिखा, बीच में प्लस का साइन लगाया और जो नीचे वाली ये इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एज इट इज लिखा। अब माइनस का z और प्लस का z कैंसिल हो जाएंगे, तो y प्लस का y 2y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 7, ठीक है। तो मेन यही था कि किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली जाए, बाकी की अपने आप आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो आप कहीं पर भी पुट कर लीजिए, यहाँ पर पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप z की y की वैल्यू 7 रखेंगे तो z प्लस का 7 इज इक्वल्स टू है 10, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। z की वैल्यू 3 आ गई। फिर आप अगर z की वैल्यू 3 रखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अगर आप z की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस का x इज इक्वल्स टू 8 होगा। सॉल्व होकर के कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये है आपकी वैल्यू, y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 3 है। आपको बस ये वैल्यू पुटअप कर देनी है, y इज इक्वल्स टू 7, जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 7 रख दीजिए। ये 7 है और ये भी 7 है। z की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। एंड x की वैल्यू है 5। ठीक है, तो आपने हर एक पार्ट की वैल्यू निकाली। अब आपने ये देखना है कि BE और BD कौन सा पार्ट है। तो BE ये है पार्ट BE, तो BE की कितनी लेंथ है BE इज इक्वल्स टू कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद BD की क्या लेंथ है 3, BD भी 3 के इक्वल, ठीक है। जो भी यूनिट उन्होंने दे रखी थी सेंटीमीटर या मीटर वो आप इसमें लगा देना है, ठीक है। B इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और BD भी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन था, एक फिगर गिवन था और उस फिगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो फिगर है इस पर पॉइंट्स बना रखे हैं और बता रखा है कि C इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो CE ये वाली लेंथ है हमारी जो कि 3 सेंटीमीटर है और E भी इज इक्वल्स टू 7 ये लेंथ गिवन थी और 3 ये गिवन थी। इसमें कोई यूनिट वगैरह नहीं गिवन थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले CB लाइन को समझना होगा कि CB लाइन क्या है। यह है हमारी लाइन CB, यहाँ पर एक पॉइंट है E और यहाँ पर एक पॉइंट है A। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 3 गिवन है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 7 गिवन है, ठीक है।
3 यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन है और 7 यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन है। तो टोटल लेंथ क्या होगी सी बी की? जो टोटल लेंथ होगी सी बी की वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 हो जाएगी, यूनिट तो कुछ गिवन कर नहीं रखी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 10, क्योंकि सी ई 3 है और ई से बी तक 7 है, तो टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। अब लेकिन एक चीज़ और है, सी बी इज़ द डायमीटर। सी बी क्या है? डायमीटर है। सी बी इज द डायमीटर। सी बी डायमीटर है सर्कल की। अब अगर सी बी डायमीटर है सर्कल की तो इसका हाफ क्या होगा? रेडियस। यानी कि सी बी का हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेडियस। सी बी की टोटल लेंथ कितनी है? 10, और जब मैं उसका आधा करूँगा तो क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी। यानी कि 10/2 इज इक्वल्स टू 5, और 5 मेरी क्या आ जाएगी? रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस क्या आ गई? 5 आ गई, ठीक है। अब रेडियस के लिए आपको पता होना चाहिए सेंटर कहाँ है, तो इसका जो सेंटर गिवन है वो ए गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अब कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी लेंथ कहाँ तक है और कितनी है। अब इस फिगर को एक बार फिर देखिए कि ये जो फिगर गिवन है इसके बारे में हमें ये जानकारी तो पता लग गई कि यहाँ से लेकर सी से लेकर ए तक की जो लेंथ है दैट इज़ 5। सी से लेकर ए तक की लेंथ 5 है और सी से लेकर ई तक की लेंथ क्या है? 3 है। इस लाइन को फिर समझते हैं। सी से लेकर ए तक की लेंथ है 5, ये आपने ऊपर बना रखा है 5, और सी से लेकर ई तक की लेंथ है 3। तो रिमेनिंग लेंथ जो ये बीच का लेंथ बचा हुआ है ये कितना होगा? ये माइनस करके आ जाएगा, दैट इज़ 2। तो ई से लेकर ई तक की लेंथ क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं। अब ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। हमारे पास जो ट्रायंगल गिवन था, ट्रायंगल हमारे पास ये वाला गिवन था, सी डी बी। यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है ई। सी से लेकर ई तक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक पॉइंट है ए। ई से लेकर ए तक की लेंथ हमने अभी निकाली है 2 हो जाएगी, और उसके बाद है ई से लेकर बी तक की लेंथ है 7, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। माइनस करा करके आ जाएगा ये। ई से लेकर बी तक की लेंथ अगर 7 है और ई से ए तक की लेंथ 2 है तो बचा हुआ कितना होगा? ये माइनस करके आ जाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर पर है। ये जो पॉइंट है हमारा वो सेंटर पर है, और सरकमफ्रेंस से अगर कोई भी लाइन सेंटर पे जा कर के बनती है तो सर्कल की रेडियस कहलाती है। ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है और इससे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इसके सेंटर के लिए। तो ये जो रेड वाली लाइन आई हमारी ये क्या है? रेडियस है, और रेडियस हम निकाल चुके हैं कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन मैंने और ड्रॉ करी और मैंने इसको बना दिया यहाँ पर ऐसे लाकर, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल चुके हैं। बाकी एक और चीज़ गिवन कर रखा है कि डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यह है हमारा डी, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है बी सी। बी सी पर ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। इतना हमें कर लेना था, और उसके बाद अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 3 ट्राइंगल्स में। हमें जिस ट्रायंगल में लगाना है वो है डी ई ए। फर्स्ट है इन ट्रायंगल डी ई ए या डी ए ई, ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल डी ए ई, ये वाला ट्रायंगल डी ए ई, यहाँ पर ई जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम बाई पी जी टी। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे लिए कौन सी लाइन है? रेडियस जो सर्कल की थी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। बेस हमारे लिए होगा ई ए
ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे लिए कौन सी लाइन होगी डी ई, तो डी ई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस डी ई का स्क्वायर, 25 माइनस 4 21 हो जाएगा इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। इधर जाकर माइनस होगा तो 21 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 21 इक्वल्स टू डी ई। तो हमने डी ई की लेंथ निकाल ली है और हमारे से डी ई की लेंथ ही पूछी गई थी, तो हम डी ई निकाल चुके हैं। डी ई की वैल्यू कितनी आई, रूट 21, ठीक है, रूट 21, ये डी ई की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है किसकी लेंथ, सी डी ये वाली, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा किसमें, ट्रायंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई आप देख रहे हैं, तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है जो कि सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, सी ई के स्क्वायर के। तो सी ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, डी ई की वैल्यू कितनी, रूट 21 का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 21 का स्क्वायर हुआ 20, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 21 30 हुआ, और सी डी जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट के अंदर रूट 30, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम सी डी की लेंथ भी निकाल चुके हैं, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी, रूट 30, ठीक है। फिर हमें निकालना है किसकी लेंथ, डी बी की लेंथ। डी बी के लेंथ के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्राइंगल डी ई बी में, ये हमारा ट्राइंगल डी ई बी, इसमें भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनियस हमारा होगा डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस आएगा ई बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज डी ई। डी बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ई बी कितना है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस डी ई, डी हमें पता है रूट 21 का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस रूट 21 का स्क्वायर आएगा 20, तो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 49 प्लस 20, 9 और 1 10, 0 1 कैरी 4 2 6 70 आ जाएगा। तो डी बी की जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला रूट के अंदर रूट 70, तो डी बी की वैल्यू कितनी आ जानी थी, रूट 70 आनी थी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर है रूट 21, रूट 30 एंड रूट 70।